अभी अधिकतर नेपाली मधेसी जनता के मन ई दुविधा में बा कि राजतंत्र ठीक कि गणतंत्र ठीक। आखिर पूर्ण व्यवस्था नेपाली जनता के हित करे सके ई जानेला हम अपने के 64 वर्ष पछाड़ी लेके चलतानी, जब राजा महेंद्र द्वारा ई कहल गई रहे कि बहुदलीय व्यवस्था में देश के विकास कम और दल के विकास ज्यादा हो। जनता को दुखी दरिद्र हालत प्रति यो मन्त्रीमण्डल को ध्यान सम्मान पनि गएन। उल्टो अधिकार को दुरुपयोग र सरकारमा गएका व्यक्तिहरूको बीचमा आपसी वैमनस्यबाट देशमा एक किसिमको अनिश्चितता र अस्थिरताको वातावरण खडा हुन गयो। माथिल्ला तहका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता तथा अन्य समाज विरोधी भावनाद्वारा प्रेरित अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको बोलबाला बढ्न लाग्यो। यसबाट देशको शान्ति खलबलिएको मात्र होइन कि नेपाल राष्ट्रको भौमिक तथा एकता र सार्वभौमिक सत्तामा पनि आघात पुग्ने आशंका देखा पर्न लाग्यो। शायद वो अनुभव करने लगलन कि बहुदलीय व्यवस्था में दल विदेशी प्रभाव पड़ी और नेपाल के कल कारखाना और यातायात विकास में बाधा बने। वही से राजा महेंद्र बहुदलीय व्यवस्था के अंत करके विक्रम संवत 2017 साल में पंचायत प्रणाली लागू कैलन। भइरहेको राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाई बसेका छौं। बहुदलीय व्यवस्था हटने के बाद राजा महेंद्र कल कारखाना, यातायात और शिक्षा क्षेत्र में बहुते काम कैलन। अगर उद्योग और कल कारखाने के बात कही जाओ तब विक्रम संवत 2019 साल में बिरगंज कृषि औजार कारखाना, 2021 साल में बिरगंज चीनी मिल, 2022 साल में जनकपुर फैक्ट्री, 2023 साल में वासवारी जूता कारखाना, 2025 साल में हरि सिद्धि टाइल्स फैक्ट्री, 2027 साल में बालाजू टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, एक साथ साथ धान चावल कंपनी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक और टीम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगर यातायात और पूर्वाधार के क्षेत्र में देखा जाओ तब महेंद्र राजमार्ग, अर्निको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, कांति राजमार्ग, झापा जनकपुर रोड, हेतौड़ा नारायण घाट रोड, वैसे ही त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जनकपुर एयरपोर्ट, नेपालगंज एयरपोर्ट, मेघौली एयरपोर्ट, सुर्खेत एयरपोर्ट, भरतपुर एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, विराटनगर एयरपोर्ट, भद्रपुर एयरपोर्ट, धनगढ़ी एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट, सिमरा एयरपोर्ट, राजविराज एयरपोर्ट जैसन अनेकों एयरपोर्ट और राजमार्ग राजा महेंद्र द्वारा बनावल गई रहे। वैसे ही शिक्षा क्षेत्र में देखल जाओ तब राजा महेंद्र अपन परिवार के गहना बेच के विक्रम संवत 2016 साल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के स्थापना कैलन। एक साथ साथ रत्न राज्य कैंपस, पुनचौक इंजीनियरिंग कैंपस, थापाथली इंजीनियरिंग कैंपस, पद्म कन्या कैंपस जैसन अनेकों कैंपस और स्कूल राजा महेंद्र द्वारा बनावल गई रहे। अगर राजा वीरेंद्र के बात कही जाओ तब भक्तपुर इंडस्ट्रियल एरिया, धनकुटा इंडस्ट्रियल एरिया, बुटवल इंडस्ट्री एरिया, वीरेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया, पोखरा इंडस्ट्री एरिया, गजेंद्र नारायण इंडस्ट्रियल एरिया, नेपालगंज इंडस्ट्री एरिया, गोरखाली टायर उद्योग, उदयपुर सीमेंट उद्योग, नेपाल मेटल कंपनी, नेपाल फार्मास्यूटिकल, कुलेखानी जल विद्युत प्रोजेक्ट, लुम्बिनी शुगर मिल फैक्ट्री, गोरखाली रबर उद्योग, हेतौड़ा टेक्सटाइल्स, टीयू टीचिंग हॉस्पिटल, नेपाल पुलिस हॉस्पिटल, नेपाल स्टॉक एक्सचेंज, नेपाल टेलीविजन, बिरकुट्टी कागज कारखाना जैसन अनेकों कल कारखाना और उद्योग राजा वीरेंद्र के नेतृत्व में बनावल गई रहे। अगर यातायात और पूर्वाधार के बात कही जाओ तब राजा वीरेंद्र द्वारा नेपाल के अनेकों गांव और गली के मुख्य राजमार्ग से जोड़ल गई रहे। वैसे ही बागलुंग एयरपोर्ट, महेंद्र नगर एयरपोर्ट, डुल्पा एयरपोर्ट, रामेछाप एयरपोर्ट, रारा एयरपोर्ट, ताप्लेजुङ एयरपोर्ट, बजाङ एयरपोर्ट, रोल्पा एयरपोर्ट, मनाङ एयरपोर्ट, बाजुरा एयरपोर्ट और दार्चुला एयरपोर्ट जैसन अनेकों एयरपोर्ट राजा वीरेंद्र के नेतृत्व में बनावल गई रहे। अगर हमने राजा महेंद्र और वीरेंद्र द्वारा जनता के भलाई न कईल गई हर एक योगदान के बात कईल जाए तो आज पूरा 3 बीत जाए। वैसे ही विषय के लेके दोसर वीडियो में बात करल जाए। पर हम फिर से अपने के बता दी कि सब विकास के काम बहुदलीय व्यवस्था हटला के बाद राजा वीरेंद्र और महेंद्र द्वारा बिना कोनो रोक रुकावट के भइल रहे। पर 2046 साल में बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना करेला जन आंदोलन शुरू हो गए। The struggle for democracy in the streets of Nepal. After weeks of angry protest, Nepal's king fires his government and promises reform. After King Virendra dismissed the government and promised talks with pro-democracy leaders. Opposition leaders rejected the offer and vowed to continue the fight for a multi-party political system.
राजनीतिक विशेषज्ञ के अनुसार साउथ एशिया और चीन के बॉर्डर पर अपन दबदबा बनावेला ई आंदोलन के CIA यानी अमेरिका के खुफिया एजेंसी बढ़ावा देते रहे। 2046 साल में जन आंदोलनकारी द्वारा सफल भइल और राजा वीरेंद्र के बहुदलीय व्यवस्था पूर्ण स्थापना करे के पड़ल और उहे समय से नेपाल के राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप प्रभावकारी रूप से बढ़े लागल और उहे बहुदलीय राजनीति के सहारा लेके नेपाली भूमि पर CIA, KGB, ISI, MSS, और मोसाद जैसन अनेकों अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नेपाल में एक्टिव हो गए। हो सकत बा दरबार हत्याकांड यानी राजा वीरेंद्र के वंशनाश करे में ये एजेंसी में से एक दू गो के हाथ होए, कहे से कि कोनो भी देश के राजा के मारल आम बात ना है और कोनो व्यक्ति या ओकर परिवार द्वारा आयोजित करल भी असंभव बा। ई हत्याकांड कुछ सुरक्षा कर्मी और विदेशी एजेंसी द्वारा प्री प्लान मर्डर रहे कि केकरा मारे के बा और केकरा छोड़े के बा, ताकि नेपाली जनता के मन से राजतंत्र और राजा प्रति गरिमा और प्रतिष्ठा के घटा के आवे वाला दिन में पूर्ण रूप से नेपाली जनता अपन मन से राजतंत्र के हटा देवे। और उहे भइल राजा ज्ञानेन्द्र जब राजगद्दी पर बैठलन तब माओवादी आइडियोलॉजी के कुछ विदेशी एजेंसी और नेपाल के कुछ राजनीतिक दल द्वारा सपोर्ट कइल गइल, जेकरा कारण 17,000 से भी ज्यादा नेपाली नागरिक के जान गवावे के पड़ल। दूसरा तरफ राजा ज्ञानेन्द्र के सामने बहुते चुनौती आवत रहे, जैसे कि आम नागरिक के जीवन कैसे बचावे के, राजनीतिक स्थिरता किंगे कायम करे के, देश में सामाजिक और आर्थिक विकास किंगे करे के, राजनीतिक उदासीनता और जनता के मन में विश्वास के भावना कैसे कायम करे के। ऐसा बहुते चुनौती राजा ज्ञानेन्द्र के सामने रहे, पर उस समय जनता द्वारा निर्वाचित कई गई दल और नेता द्वारा ई चुनौती और समस्या के समाधान न होके ओइसे विक्रम संवत 2061 साल माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्र सारा नेता और राजनीतिक दल के शक्ति के अपन अधीन में लेके संसद विघटन कर देलन और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री पद से हटा देलन। For democracy, I've been imprisoned for 9 years. और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री पद से हटा के अपन नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठन कर देलन। संसद विघटन करे के मुख्य कारण ई भी रहे राजनीतिक दल और मंत्री सब देश में शांति और माओवादी विद्रोह से आम नेपाली नागरिक के जीवन बचावे ना सकत रहे, और ई भी कारण रहे कि संसद में बैठल कुछ नेता माओवादी के सपोर्ट करत रहे, जेकर जिक्र खुद माओवादी के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल द्वारा एक इंटरव्यू में कइल गइल रहे। मेरो गिरिजाबाबुसँग त मेरो लगातार कुरा हुन्थ्यो। गिरिजाबाबुले नै मलाई चाहिँ अझ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर प्रेरित गरिराख्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा मैले धेरैचोटि भनेकै छु, रियल कुरै हो त्यो। अलिक मान्छे मार्दिनुस् भन्नुहुन्थ्यो। मार्नु त्यस्तो भाषा त हुन जस जनयुद्ध अझ चर्काउनु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले सिधै। युद्ध अझ चर्किनु पर्यो, अझ धेरै सदरमुकाम आक्रमण भयो भने अझ राम्रो भन्ने हुन्थ्यो उहाँको अर्थ त्यही लाग्छ। उहाँ र म चाहिँ उहाँलाई अभिभावक मारेको छ, कांग्रेसकै कार्यकर्ता मारेको छ, माओवादीकै कार्यकर्ता, तर नेताहरूको कस्तो सम्भावना अब होइन। उस समय राजा ज्ञानेन्द्र संसद विघटन करके ठीक कैलन कि बेठीक कैलन अपन प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य देहम। ओकरा बाद जौन विदेशी एजेंसी प्लान कैला उहे भइल। मौका देखते सब राजनीतिक दल और नेता जनता के भड़का के और सड़क पर उतार के राजा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध विद्रोह शुरू कर देला। राजा ज्ञानेन्द्र संसद विघटन और मंत्रिमंडल के बर्खास्त देश और जनता के हित ला ही कैलन। ई बात अभी आके नेपाली जनता के समझ आवता, जब सरकार में बैठल मंत्री सब विदेश में देश के भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु बना देलक। उस समय जनता समझे ना सकल और राजा के राजगद्दी छोड़े पर मजबूर कर देलक। 235 वर्षमा नेपालको इतिहासमा 220 वर्षभन्दा सक्रिय शासन गर्ने यो वंशले हामीलाई कहाँ पुर्यायो? और जनता के डिमांड देखते हुए राजा ज्ञानेन्द्र ज्यादा समय भी ना लगैलन। जनता के धरोहर, संपत्ति और समस्या जनता के ही सौंप देलन। शाह वंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीतेज र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी
मैले हस्तान्तरण गरेको छु। राजा ज्ञानेन्द्र के राजगद्दी छोड़ने के बाद संसद भवन में बैठल कुछ नेता और दल द्वारा धोखापूर्वक नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनावल गई। दफा 8 नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ, जबकि जनता द्वारा एकर कोनो मांग ही ना रहे। हम एकरा के धोखापूर्वक काहे कहत बानी, काहे कि कोनो भी देश के राष्ट्रीय स्टेटस चेंज करेला जनमत संग्रह करावल जाला, पर बिना जनमत संग्रह करैले नेपाल से हिंदू राष्ट्र के स्टेटस छीन लेवल गई, ताकि नेपाल के राजनीति में प्रभावकारी रूप से धर्म के नाम पर भविष्य में राजनीति करेला। त्यो भन्नाको मतलब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरौँ, त्यही हो नि त। असफल व्यवस्था हो यो, यसलाई हामीले चाहिँ छोडिदिनुपर्छ, किनकि नेपालको 40 वर्षको इतिहास। तपाईहरुले चाहिँ नि बीजारोपण गरेको एजेन्डा हो सर यो? होइन, यो प्रचण्ड बाबुरामले बीचमा धुर्त्याइ गरेर घुसाएको एजेन्डा हो यो। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनावेला अपने सुनले ही हुकेम विदेशी पैसा के चल खेल बगिल रहे। रिसेंटली अमेरिकी सांसद ब्रेन मास्ट बोलरन के यूएस एड नेपाल में नास्तिकता फैलावेला हर साल फंडिंग करत रहे। Sure, let's list them off. $500,000 to expand atheism in Nepal, $50,000 to do, let's see. बीतल कुछ साल में ऐसा घटना भी सामने आई कि धर्म परिवर्तन करावेला पहाड़ और तराई के गरीब पिछड़ा गांव में अनेकों लोभ लालच देके धर्मांतरण करावल जात रहे। Many people in Nepal that have never heard the gospel of Jesus. We thank God that Nepal is the fastest growing church in the world at this time. धर्म साट्दैछन्, राज्य मौन छ, देखिरहेको छ, सबै राज्यले देखि नै रहेको छ। संविधानले भन्छ धर्म परिवर्तन गर्नु हुँदैन। Pastor Sermon is performing a baptism here. और ये धर्मांतरण के फंडिंग कहाँ से होता ये जानल जाओ। हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में लगभग 1 से 35 से भी ज्यादा INGO और 57,000 से भी ज्यादा NGO दर्ता बा, जहाँ से लगभग 21.25 अरब रुपया हर साल खर्च होला। सोची हर साल इतना रुपया नेपाल में कहाँ खर्च होला, ये रुपया कहाँ खर्च होला, एकर जवाब खुद सरकार के ही थाहा नहीं है। जस्तो चाहिँ US एडकै कुरा गर्दा के थियो भने धेरै उहाँहरूबाट आउने सहयोग कहाँ खर्च हुन्छ नै हामीलाई थाहा हुँदैन। सरकारले किन त्यो थाहा हुँदैन, के कारण जस्तो उहाँले INGOहरूलाई मार्फत INGOलाई दिनुहुन्छ, INGOले NGOलाई दिन्छ, NGOले आफ्नो सुरमा कहाँ खर्च गर्छ, इच्छा अनुकूल खर्च गर्छ। उहाँहरूकै प्रायोरिटी जुन चाहिँ US एडको जुन चाहिँ प्राथमिकता छ। कहीं ये रुपया हमनी के देश के कला, संस्कृति और धर्म के नष्ट करेला प्रयुक्त नहीं के हो, कहीं ये फंड नेपाली जनता के माइंड डाइवर्ट करेला पत्रकार पर तक खर्च नहीं के हो, कहीं वो फंड विदेशी एजेंडा पूरा करेला नेता सबके पॉकेट में तनिक खिंचा। ऐसा अनेकों सवाल मन में उठत बा, अपने कमेंट करके बताए अपने के मन में का चलत बा। चलिए अब जानल जाओ राजा ज्ञानेन्द्र फिर से राजा बने सकेन कि ना। ई जानेला हमनी के ई बुझे के पड़ी कि राजतंत्र दो प्रकार के होला, एक संवैधानिक राजतंत्र और दूसरा सक्रिय राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित कईल गई मंत्रिमंडल के गठन होला, जहां राजा संविधान के दायरा में रह के कोनो भी निर्णय लेवेला। संवैधानिक राजतंत्र बहुत देश में बा, जैसे कि बेलायत, थाईलैंड, स्पेन, जापान। पर सक्रिय राजतंत्र में राजा अपना मन से मंत्रिमंडल के गठन करेला। एकरा साथ साथ कोनो भी नेता और मंत्री के नियुक्ति और बर्खास्त करे के शक्ति भी राखेला। सक्रिय राजतंत्र भी बहुत देश में बा, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर और UAE। चलिए जानल जाओ नेपाल में कौन कौन तरीका से राष्ट्र संस्था पुनः स्थापित हो सकत बा। नंबर 1, नेपाली सेना के जरिए। यदि राजतंत्र खातिर जनता के जनसागर रोड पर आयल और अभी के जेनजी सरकार आ राजनीतिक दल सेना परिचालित करके जनता के आवाज दबावे के कोशिश करी, तब हो सकत बा जनता के मांग देखते हुए नेपाली सेना नेता सब के सुरक्षा विड्रॉ करके कब्जा में लेके नेपाल के हाल के राजनीतिक व्यवस्था पलटा सकत बा और राजतंत्र पुनः स्थापित कर सकत बा। पर उ राजतंत्र संवैधानिक ना उस समय ला सक्रिय राजतंत्र होई, जेकरा कारण बहुते राजनेता सबके जेल जाए के पड़ सकत बा।
दूसरा, जनमत संग्रह के जरिए। कहल जाला कि राजा के शक्ति ओकर प्रजा में होला। अगर प्रजा चाहे तो जनमत संग्रह करा के राजतंत्र के पुनः स्थापित करा सकत बा, पर ऐसन होकल मुश्किल बा। काहे से कि नेता सब के था बा कि अगर जनमत संग्रह करावल गई तब राजा प्रति जनता के भावना जुड़ला के कारण जनता राजा के राजगद्दी पर फिर से बैठा सकता। वही से जेनजी आंदोलन के बाद राजतंत्र के मांग उठला के बावजूद राजतंत्र के बारे में नेता सब ज्यादा जवाब नहीं कर सकते। काहे से कि नेता सब कोनो आंदोलन के जरिए या फिर कोनो विरोध के जरिए जवाब दिह सन तब ई मुद्दा राष्ट्रीयकरण हुई और ई मुद्दा राष्ट्रीयकरण भइला के बाद जनमत संग्रह के रास्ता खुल सकत बा। तीसरा, राजनीतिक दल के सहमति से। अगर सब राजनीतिक दल एक साथ समर्थन करी तो संविधान के जरिए ही राष्ट्र संस्था के पूर्ण स्थापना हो सकत बा, पर अधिकतर राजनीतिक दल और भ्रष्ट नेता सब एकर विरोध भी करी। काहे से कि राजतंत्र पूर्ण स्थापित भइल तब नेता सब के हर भ्रष्टाचार और योजना के हिसाब राजा के देवे के पड़ी। यदि राजतंत्र पूर्ण स्थापित भइल तब नेपाल में का हो सकत बा। पहिला, नेता सब के मन में डर। नेता सब के चाह के भी भ्रष्टाचार करे में दिक्कत हुई। काहे से कि नेता सब के हर चीज के हिसाब राजा के सामने देवे के पड़ी। अर्बौं करोड लाख र करोड पुरै छोड अरबका लुट भइरहेछन्। बुढी गण्डकी मलाई थाहा छ, मेरो पालामा सुरु गरेको बुढी गण्डकी एउटा कमिसन खोर 9 अर्ब रुपियाँ। केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, मलाई थाहा छ कुरो, प्रमाणित गर भने त्यो पनि गर्न सक्छु मैले। उहाँहरूले बाँडेर खानु भएको छ र बुढी पनि अल्पत्र गरेर बसेको छ। अनि यस्ता कमिसन 10,000 जना कमिसन खोर्छन्, सबको नाम नल्याउँ। यी सबैले यिनको मुखमा चाहिँ बुझो लाउँछ अनि यिनले चाहिँ बाहिर चाहिँ अलि विरोध गरेको छ, भित्र चाहिँ तिनै कमिसन खोरको बलमा उहाँहरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न र देशको जुन एउटा ब्रह्म लुटाइले भएको छ त्यो तपाईं सबैले थाहा छ। म त्यहाँ दूसरा, अपराधी सबके मन में डर। यदि राजतंत्र पूर्ण स्थापित भइल तब अपराधी अपराध करे से पहले 10 बार सोचे। काहे से कि अभी के जैसा राजनीति राजतंत्र में नहीं के हो सकत। अभी तक घर घर में नेता सब बा, जेकरा कारण अपराधी सब नेता सब के चाटुकारिता करके बचत आइल बाड़ा सन, पर राजतंत्र पूर्ण स्थापित भइल तब अपराधी सब के सोर्स और फोर्स ना लगे। तीसरा, विदेशी प्रभाव में कमी। राजतंत्र पूर्ण स्थापित भइला के बाद नेपाल के राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप कम हुई और नेपाल स्थिर रूप से अगाडि बढ़ी। अगर राजतंत्र पूर्ण स्थापित भइल तब नेपाल अपन बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक रूप से और सटीक रूप से रख सकत बा। हम सन के भूले के ना पड़ल कि नेपाल दूगो बड़ा देश के बीच में बा। अगर नेपाल ई दोनों देश के बैलेंस करके ना चले सकल तब भविष्य में ई देश कौन देश के प्रदेश भी बन सकत बा। कुछ नेता और राजनीतिक दल देश के ऐसन बना देले बा जेकरा कारण कल कारखाना के कामदार, कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी सब पढ़ाई कम और राजनीति में ज्यादा लगातार सब, जेकरा कारण नेता और पार्टी सब के सपोर्ट में बहुते विद्यार्थी और कर्मचारी सब राजनीतिक दलदल में फसल बाड़ा सन। वही से ई दलदल के जड़ से खत्म करेला एक बड़ा शक्ति के आवश्यकता बा और वो बड़ा शक्ति का है अपने ही कमेंट करके बताएं। अगर अपने के ई वीडियो अच्छा लागल तब YouTube पर नेपाली रिसर्च राजा के सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। अंतिम तक अपने ही वीडियो देखने ओकरा ला अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अपने के मन में कुछ सवाल बाटे तो ओकरा के कमेंट में अवश्य लिखें। हम वो कमेंट के जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर दें।